हौसला कम न होगा तेरा तूफानों के सामने, मेहनत को इबादत में बदल कर तो देख, खुद ब खुद हल होंगी जिंदगी की मुश्किलें, बस खामोशी को सवालों में बदल कर तो देख। A very good morning to all the students and viewers. I am Gunjan Rautela, lecturer of education from SCERT, और आज मैं आप लोगों के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट कंपलसरी पेपर, जो वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा है, उसके वैदिक कालीन शिक्षा का जो टॉपिक है उसी को कंटिन्यू करूंगी। 22 जून के ऑनलाइन क्लास में मैंने आप लोगों को 16 संस्कारों के बारे में बताया था, और आज मैं वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में को कंटिन्यू करते हुए उसमें विद्यार्थी के अध्ययन काल, शिक्षा केंद्र, वेशभूषा जिसको हम यूनिफॉर्म कहते हैं, भिक्षाटन प्रक्रिया, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, गुरु शिष्य संबंध, अनुशासन व दंड, वहाँ की परीक्षा प्रणाली और वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताओं को डिस्कस करूंगी। और अंत में मैं आप लोगों को वैदिक कालीन शिक्षा से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जिसको हम कहते हैं फैक्ट्स, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगी और उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारी ये ऑनलाइन क्लास है उसमें वैदिक कालीन शिक्षा भाग 3 के नाम से मैंने आप लोगों के लिए पीपीटी तैयार की है। हम लोगों ने पहले की जो 2 क्लासेस करी उसमें वैदिक कालीन शिक्षा भाग 1 और 2 में, उसमें हम लोगों ने वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया, लेकिन अभी भी काफ़ी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो डील नहीं हुए हैं, क्योंकि पिछले बार मैंने स्पेसिफिकली 16 संस्कारों के बारे में आप लोगों से चर्चा करना उचित समझा। मुझे लगा कि वो एक अलग से टॉपिक हो जाएगा जिसके बारे में हम सभी को जितनी नॉलेज हो उतना कम है। तो आज के इस टॉपिक को शुरू करते हुए मैं अपनी पहली स्लाइड आप लोगों को शो करती हूँ। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था। अब हम लोगों ने जो वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था पढ़ ली है, जहाँ तक उसमें हम लोगों ने संस्कारों के बारे में पिछले बार बहुत ही डिटेल से पढ़ा। उन्हीं संस्कारों के बाद की जो प्रक्रियाएं होती हैं उस व्यवस्था में जो किया जाता था उसको हम आगे पढ़ते हैं। उपनयन संस्कार के बाद गुरु सावित्री मंत्र का उपदेश देकर शिक्षा प्रारंभ करते थे। इसके उपरांत छात्र भौतिक शरीर से आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करता था और उसे द्विज कहा जाता था। हमारे वैदिक कालीन शिक्षा शास्त्र में जो भी शिक्षा प्रणाली थी, व्यवस्था थी, उसमें जो धार्मिक उद्देश्य थे और आध्यात्मिकता के विकास की जो बातें की गई थी, उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस था, उसका बहुत ही महत्व था। और जो भी हमारी वैदिक कालीन शिक्षा थी वो बेसिकली आध्यात्म पे और धर्म पे बेस्ड थी। तो जब छात्र गुरु द्वारा, संस्कारों द्वारा अपने शिक्षा की शुरुआत करता था, तो उसके अंदर जो भौतिक शरीर मीन्स जो हमारा ये जो फिजिकल अपीयरेंस है, फिजिकली जो हम अपने आप को इस जीवन चक्र में पाते हैं, उससे थोड़ा सा ऊपर बढ़कर वो आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त कर लेता था। मीन्स उसके अंदर, सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो, आध्यात्मिकता की भावना और धार्मिक जागृति उसके अंदर बढ़ जाती थी, और फिर वह एक नॉर्मल छात्र से आगे बढ़कर द्विज बन जाता था। तो उसको उपाधि जो दी जाती थी या जिस नाम से उसको कहा जाता था वो होता था द्विज। द्विज नाम से उन छात्रों को जाना जाता था। उपनयन संस्कार हर जाति के लिए अलग अलग निर्धारित थी। इसका मतलब हमारा जो उपनयन संस्कार थी, इसमें जाति में टाइपिंग में थोड़ा सा यही प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जाति का जो है उसमें छोटी ई की मात्रा लगेगी, तो जाति से अर्थ है हमारा जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसमें जो जातियां निर्धारित थी उस समय, तो उनमें अलग अलग उपनयन संस्कार के लिए अलग अलग वर्ष निर्धारित किए गए थे।
जैसे कि ब्राह्मण छात्र के लिए 8 वर्ष पर उपनयन संस्कार किया जाता था, क्षत्रिय छात्र के लिए 11 वर्ष पर और वैश्य छात्र के लिए 12 वर्ष पर उपनयन संस्कार को निर्धारित किया गया था। इसके उपरांत हम आ जाते हैं अध्ययन काल में, कि जो हमारी वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था थी उसमें अध्ययन काल जैसे ड्यूरेशंस जो होते हैं, जैसे आज भी हमारे यहाँ बच्चों की शिक्षा दीक्षा जो होती है उसके वर्ष निर्धारित होते हैं। जब हम बीए करते हैं तो वो 3 साल का होता है, एमए करते हैं 2 साल का होता है। ऐसी हमारी जो अध्ययन प्रक्रिया है उसकी जो ड्यूरेशन होती है वो हमेशा निर्धारित होती है। तो उस समय भी जो अध्ययन काल था वो सामान्यतया 12 वर्ष का होता था। 5 वर्ष की आयु तक बालक घर से शिक्षा ग्रहण करता था और उसके आगे की शिक्षा वह आश्रम में रहकर प्राप्त करता था। मीन्स 5 इयर्स की उम्र तक बच्चे को घर में ही एक तरह से ट्रेन किया जाता था और शिक्षा दी जाती थी, जिसको आजकल हम बोलते हैं पूर्व प्राथमिक शिक्षा। जिस तरह से आजकल हम लोग प्ले ग्रुप्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, किंडरगार्टन्स, मॉन्टेसरी की बात करते हैं, और कई घरों में आज भी बच्चों को जल्दी स्कूल ना भेज करके जैसे 3+ में डाल दिया जाता है, पर उससे भी पहले या कई लोग 5+ में आज भी डालते हैं। तो वो क्या कोशिश करते हैं कि घरों में ही बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो जाए, जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा जिसको हम बोलते हैं, जिसमें उनको ट्रेन किया जाता है कि बच्चे कैसे अपने घर के माहौल से, वहाँ के वातावरण से जब बाहर निकलें तो एक जिसको बोलते हैं ट्रेंड बच्चे की तरह निकले, उसको बेसिक चीजें पता हो कि वो अपने आप को कैसे स्कूल के वातावरण में थोड़ा सा एडजस्ट कर सके। तो इस तरह की शिक्षा पहले भी घरों में दी जाती थी और बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था उस युग में कि जो बालक है वो किस प्रकार से आगे जाकर के गुरुकुल आश्रम में रहेगा और किस तरह से शिक्षा प्राप्त करेगा। तो उनके माता पिता भी पहले से उनको इन सारी बातों की जानकारी देते थे और उनको शिक्षित करते थे कि वो आराम से इजीली जाकर के वहाँ पे एडजस्ट हो जाएं और अपनी शिक्षा पर पूरा ध्यान दें। तो उसी चीज़ को आज भी कई हद तक हमारे साइकोलॉजिकल वे में हम लोग फॉलो करते हैं और करना भी चाहिए। इसके बाद हम आ जाते हैं, आप लोग ये पीपीटी में जैसे कि देख सकते हैं, मैंने एक पिक डाली है जिसमें आप लोग ये देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है, चारों तरफ एक पीस का माहौल है, शांत वातावरण है। और इस शांत वातावरण में अगर कोई आप लोगों को स्टडीज करने को बोले, अगर पठन पाठन का कार्य करने को बोले, पढ़ने को बोले, तो आप लोगों को भी ऐसी जगह में पढ़ना अच्छा लगेगा, रहना अच्छा लगेगा और थोड़ा सा आप लोगों का जो कंसंट्रेशन लेवल है वो भी बढ़ जाएगा। तो हम आते हैं इसमें कि उस समय के शिक्षा केंद्र कैसे होते थे। उस पिक्चर के थ्रू मैं आप लोगों को यही बताना चाहती थी कि जो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली थी, व्यवस्था थी, उसमें इस बात का बहुत ध्यान दिया जाता था कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे वातावरण में रखा जाए, उनको कैसा माहौल दिया जाए कि वो अपना फुल कंसंट्रेशन अपने स्टडीज़ पे दे सकें और उनका ध्यान ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हो समाज में। वो जब बाद में जो उनका समायोजन हो तब वो उस चीज़ को महसूस करें कि उन्होंने किस तरह से प्राकृतिक रूप में शिक्षा, प्राकृतिक केंद्रों में और जगहों पर रह कर के शिक्षा प्राप्त करी, तो उसका भी उन्हें एक तरह से महत्व पता हो। तो उन्हें ऐसी जगहों पे शिक्षा दी जाती थी जहाँ पे उनका जो स्वभाव था उसमें भी जो विकास हो, उनके अंदर जो चरित्र का निर्माण हो, वो एक तरह से शांत हो। कैसे वो होगा? जब उनको वैसी सराउंडिंग्स मिलेगी। जब हम लोग अपने साइकोलॉजी में पर्सनालिटी को पढ़ते हैं, मैं इसी को समझाने में थोड़ा साइकोलॉजिकल पहलू भी अपनाऊंगी कि जब हम लोग साइकोलॉजी में पर्सनालिटी को पढ़ेंगे कभी आप लोग या पढ़ते होंगे, तो उसमें आप लोग ये जानेंगे कि पर्सनालिटी का जो इन्फ्लुएंस होती है, पर्सनालिटी जिन चीज़ों का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा पर्सनालिटी पे पड़ता है
वो हेरिडिटी भी होता है और एनवायरनमेंट से भी होता है। हमारे माता पिता जिस कहते हैं जिस स्वभाव के होंगे या उनका स्वभाव जैसा होगा, उसका असर उनके बच्चों पे जरूर आता है। अगर माता पिता शांत स्वभाव के हैं तो बच्चे भी ज्यादा गुस्सैल नहीं होंगे, उनके अंदर एग्रेशन उतना नहीं होगा। वो भी ज्यादातर ये पाया गया है कि शांत स्वभाव के प्राणी होंगे। और उसी तरह जिस तरह का हमें माहौल मिलता है, हम जिस तरह की सराउंडिंग में रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं बचपन से, उसी तरह का हम पर्सनैलिटी अपने अंदर ले आते हैं। हमारी पर्सनैलिटी उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है, हमारा इम्पैक्ट उस पर पड़ता है। तो जो सराउंडिंग्स है उस बात का ध्यान वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में भी बहुत दिया जाता था कि बच्चों को कैसा माहौल, कैसा वातावरण मिले। इसलिए जो शिक्षा की प्रकृति के स्वाभाविक वातावरण में और खुले माहौल में होती थी। ये स्थान गुरुजनों के आश्रम या घर हुआ करते थे जो कोलाहल से दूर होते थे। मीन्स आज भी जब हम लोग स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ते हैं तो वहाँ पे बोला जाता है कि स्कूल्स को ऐसी जगह में स्टैब्लिश करना चाहिए, खोलना चाहिए जहाँ जो सिटी से थोड़ा सा, अगर बहुत दूर नहीं क्योंकि एक्सेसिबिलिटी की भी बात होती है, बट अगर थोड़ा सा वो मेन रोड से, हाईवे से अलग हटके होगा, वो क्या कहते हैं जैसे मार्केट प्लेसेस में नहीं होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि उस शोर शराबे का असर वहाँ के माहौल पे, स्कूल के माहौल पे पड़ता है और साइमल्टेनियसली उसका असर विद्यार्थियों पे भी अवश्य पड़ता है। इसीलिए शिक्षा केंद्रों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता था कि वो किस प्रकार के हों। वैदिक युगीन शिक्षा प्रणाली वातावरण से समायोजन की शिक्षा देती थी। उसमें ये शिक्षा भी दिया जाता था कि हम वातावरण से समायोजन कैसे करें, उसमें एडजस्टमेंट किस प्रकार से बेहतर करें। प्राकृतिक वातावरण में शिष्यों को निवास कराने व विद्या अध्ययन कराने से उनमें प्रकृति के प्रति प्रेम की भावना का विकास भी होता था। मीन्स जब वो प्रकृति के बीच में रहते थे और उनके चारों तरफ प्राकृतिक सौंदर्य होता था, प्रकृति की महिमा वो दिन रात देखते थे। वो बहुत अच्छा, हमारी तरह वो बंद कमरों में रह करके शिक्षा ना प्राप्त करके खुली वातावरण में जब शिक्षा प्राप्त करते थे तो वो सूर्य की किरणों को भी महसूस करते थे और उसके साथ साथ वो बारिश की बूंदों को भी उतनी ही अच्छी तरह महसूस करते थे। वो एसी के कमरों में नहीं बैठ करके गर्मी, सर्दी, हर तरह का के मौसम को महसूस करते थे और महसूस करना भी एक तरह की विद्या अध्ययन करना ही है। उससे उन सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। उनको ये पढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती थी या बुकिश नॉलेज देने की आवश्यकता नहीं होती थी कि व्हाट डू यू मीन बाय हॉट एंड व्हाट डू यू मीन बाय कोल्ड। उन्हें ये पढ़ के नहीं बताया जाता था, बल्कि उनके अंदर वो स्वाभाविक रूप से ही वो चीजें आ जाती थी और वो प्रकृति को बहुत ही करीब से देख भी सकते थे और समझ भी सकते थे। आज हमारे इस कंक्रीट जो हम दुनिया में रहते हैं, जहाँ पे हर चीज़ सीमेंटेड हो गई है, हर चीज़ में बस भाग-दौड़ की दुनिया रह गई है, वहाँ पे हम प्रकृति को समझने के लिए एक्सकर्जन्स करते हैं, बच्चों को ट्रिप्स पे ले जाते हैं, उनको ज़ू घुमाने ले जाते हैं, परंतु उस समय ये सारी चीज़ें अलग से नहीं करनी पड़ती थी और बच्चों को वो सारी चीज़ें अपने गुरुकुल में, अपने गुरु के आश्रम में स्वयं ही प्राप्त हो जाती थी। और इससे क्या होता था कि वो जिस वातावरण में रहते थे उससे स्वाभाविक तौर पे उनको प्रेम हो ही जाता था। तो उन्हें अलग से इन्वायरमेंट डे जिसको हम कहते हैं सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी और उनके अंदर प्रकृति के लिए प्रेम और उसके साथ साथ आदर की भावना भी विकसित होती थी। वे लोग पेड़ पौधों को अपना साथी मानते थे, उनकी पूजा करते थे। पूजा करने का मतलब उनकी इम्पोर्टेंस को समझते थे और उनकी
उसी प्रकार सुरक्षा करते थे जिस प्रकार वो ह्यूमन बींग्स की करते थे, जिस प्रकार वो स्वयं की करते थे। इसी प्रकार उसी प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए उनको जड़ी बूटियों का भी नॉलेज होता था। उनको उनके गुरु भी बताते थे कौन से हर्ब्स, कौन से प्लांट्स उनके सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। चोट लगने पर या बीमारी होने पर उनको कौन सी जड़ी बूटी से कौन सी चिकित्सा मिलेगी, कौन सा उनको स्वास्थ्य लाभ होगा, इसका ज्ञान उन्हें वैसे ही प्राकृतिक माहौल में रहते हुए मिल जाता था। और उन्हें इसी तरह चिकित्सा का भी ज्ञान होता था। तो आप लोग ये देखिए कि किस तरह से, जिसकी हम ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो एक सिर्फ ये ध्यान में रखने से कि शिक्षा केंद्र कैसा हो, उससे उनका सर्वांगीण विकास हो, जो ऑल राउंड डेवलपमेंट की जो बात होती है वो पूरी होती थी। मीन्स शिक्षा व्यवस्था का जो ये शिक्षा केंद्र है वो अपने आप में बहुत ही सोचा समझा हुआ, बहुत ही लॉजिकली उन्होंने इस चीज को अपनाया था कि किस तरह का माहौल विद्यार्थियों को मिले और किस जगह पे वो रह करके अपनी शिक्षा को ग्रहण करें, जिससे उनका ना केवल ज्ञान अर्जन हो बल्कि उनके जो व्यक्तित्व का निर्माण है, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, वो भी बेहतर से बेहतर हो और वो अपने जीवन में अलग अलग गुणों को विकसित अपने पर्सनालिटी में और अपने जीवन में कर सके। इसके साथ साथ एक पॉइंट मैं और बताना चाहती हूँ कि जो सस्टेनेबिलिटी की जो बात हम कहते हैं, मीन्स उनके जो व्यवहार था उसमें सस्टेनेबिलिटी थी। मीन्स वो अपनी प्रकृति को बहुत ही संजो कर रखते थे, अपने प्राकृतिक वातावरण को वो उसको नष्ट होने नहीं देते थे। वो उसके नष्ट होने से पहले ही उसको प्रिजर्व करने का, उसको कंजर्व करने की भी विधियां अपनाते थे। मतलब कि उनको शिष्यों को ये समझाया जाता था, बताया जाता था और उनके अंदर वो चीज इनबिल्ट कर दी जाती थी। इस तरीके से उनके स्वभाव में वो चीज ले आते थे गुरुजन कि अगर वो किसी जड़ी बूटी का उपयोग कर रहे हैं या किसी प्लांट को, मान लीजिए वो तुलसी के एक पत्ते को भी तोड़ रहे हैं और उसका उपयोग कर रहे हैं, तो किस तरह से वो उस तुलसी के पेड़ का या किसी और प्लांट का कैसे उसको उसकी सेवा करें आगे जाकर के कि वो नष्ट ना हो। इसका मतलब ये कि वो उस चीज को बनाए रखने की अपनी पूरी कोशिश करते थे और बनाए रखने में विश्वास करते थे। उनकी व्यवस्था ही इस प्रकार थी कि यदि वो किसी पेड़ का या किसी जड़ी बूटी का कुछ भी यूज कर रहे हैं, उसको यूटिलाइज कर रहे हैं अपनी जरूरत के लिए, तो उसी के साथ साथ वो उसमें बढ़ोतरी करने के लिए प्लांट्स को और लगाते जाते थे और कभी भी उसको नष्ट होने नहीं देते थे। उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी शिक्षा व्यवस्था के दूसरे पॉइंट पे कि उनकी वेशभूषा किस प्रकार थी छात्रों की। उनका यूनिफॉर्म, जिसको आजकल हम बोलते हैं कि स्कूल्स में यूनिफॉर्म चलते हैं, तो उस समय वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में जो वेशभूषा थी वो भी निर्धारित थी। उसमें वर्गों का जहाँ हम देखेंगे कि जो वर्ग, 4 वर्ग थे, उसमें इस बात का बहुत ध्यान दिया जाता था कि कि उनकी वेशभूषा किस प्रकार हो। तो ब्राह्मणों की जो थी वो मेखला मूंज की होती थी और क्षत्रियों की मेखला तांत की बनी होती थी, वैश्य की मेखला ऊन की बनी होती थी। अपने अधोभाग को ढकने के लिए छात्र सन, रेशम और ऊन के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। इसके उपरांत हम आ जाते हैं अपनी शिक्षा व्यवस्था में कि छात्रों को भिक्षाटन करना होता था और वे छड़ी का प्रयोग करते थे। अब इसमें आप सभी लोग ये इसमें आप लोगों ने बुक्स में पढ़ा होगा, जाना होगा, और आज भी मैं आप लोगों को जैसे बता रही हूँ कि जो भिक्षाटन का की व्यवस्था थी वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट थी जैसे बाकी जो व्यवस्थाएं थी। उसमें भिक्षाटन जो छात्र करते थे वो एक तरह का उनको करवाया जाता था उनके गुरु के द्वारा कि वो अपने शिक्षा ग्रहण करने की प्रक्रिया में भिक्षाटन की प्रक्रिया को भी शामिल करें, और वो उसमें निहित होता था कि उनको इसी तरह से अपने
जो विद्यार्थी जीवन है उसको काटना है, उसको पूरा करना है। भिक्षाटन के द्वारा ही वे जो विद्यार्थी थे वो अपने गुरु के लिए भी और अपने लिए भी भिक्षा मांग करके अन्न लेके आते थे, और उससे वो अपना जो कहते हैं कि उनको वो खाते थे, पीते थे और उसी तरह से रहते थे। और वे छड़ी का प्रयोग करते थे। अब इसमें मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि भिक्षाटन की जो प्रक्रिया थी उसका भी बहुत ही ज़्यादा महत्व था। इसमें हम लोग अपनी बुक्स में बस इतना पढ़ लेते हैं कि भिक्षाटन की व्यवस्था थी, पर हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि क्यों क्यों थी भिक्षाटन की व्यवस्था। अगर कोई व्यवस्था रखी गई थी तो उसका कोई ना कोई कारण अवश्य होता था। तो इसमें एक जो का बहुत बड़ा कारण था वो ये था कि सभी वर्ग के शिष्य वहाँ पे गुरु के यहाँ पढ़ते थे गुरुकुल में। तो वो सभी वर्ग के होते थे, उसमें वर्ग के अलावा वहाँ पे कुछ अमीर धनाढ्य घरों परिवारों के बच्चे भी पढ़ते थे, और जो क्या कहते हैं गरीब परिवारों के बच्चे भी अपना शिक्षा ग्रहण करते थे। तो इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता था इस व्यवस्था के द्वारा, ये इस बात की भावना का विकास किया गया था कि वहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो अमीर परिवारों से आए हों, धनी वर्ग के हों या गरीब वर्ग के परिवार से बिलोंग करते हों, उनके अंदर इक्वालिटी की भावना का विकास हो, उनमें कहीं भी भेदभाव न उत्पन्न हो, उनमें कभी भी किसी तरह का कॉम्प्लेक्स ना हो, ना किसी स्टूडेंट में सुपीरियर कॉम्प्लेक्स हो, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो कि मैं तो बहुत ही धनी हूँ और मैं बहुत ही अपनी फैसिलिटीज को लेकर के चलता हूँ और मेरे माता पिता ने मुझे ये सारी फैसिलिटीज अवेल करने के लिए, मेरे पास धन है, मेरे माता पिता ने मुझे ये सब अवेलेबल कराया है। ना धनी परिवारों के जो बच्चे हैं उनके अंदर सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आए, और ना ही गरीब परिवारों के बच्चों के अंदर इंफीरियोरिटी या किसी भी प्रकार की कॉम्प्लेक्स की भावना का विकास हो। इसलिए इस इक्वालिटी को बनाए रखने के लिए भिक्षाटन जैसी व्यवस्था को हमारे गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में रखा गया। भिक्षाटन से शिष्यों में अहंकार व क्रोध जैसी भावनाओं को भी रोका जाता था कि उनके अंदर, अब ये होना स्वाभाविक है कि जो अगर किसी बच्चे के परिवार में उसको ज्यादा फैसिलिटीज दे रखी हैं तो उसके अंदर अहंकार व क्रोध जैसी जो नेगेटिव वाइब्स हैं, नेगेटिव जो उसकी क्या कहते हैं पर्सनालिटी है, उसको ज्यादा विकास होता है। ये बहुत ही ज़्यादा स्वाभाविक ह्यूमन नेचर है कि वो अपने आप ही आ जाता है, और यदि किसी बच्चे को वो फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं तो भी उसके अंदर क्रोध और कुंठा की भावना उत्पन्न होना स्वाभाविक है। तो इसलिए ये बातों का ध्यान रखते हुए भिक्षाटन जैसी प्रणाली को हमारे गुरुजनों ने रखा, जिससे कि सारे बच्चे एक जैसे माहौल में रह करके एक जैसी फीलिंग्स को समझें, एक जैसे कठिनाइयों को या फिर प्रतिकूल अनुकूल दोनों तरह की परिस्थितियों का सामना करें, और उनके अंदर एकता की भावना, एक तरह से यूनिटी की भावना भी इस तरह से डेवलप होती है कि हम एक ही समाज के हैं, एक ही पिता के पुत्र हैं, एक ही गुरु के शिष्य हैं, और जो भी परिस्थिति आएगी, जो भी कंडीशंस होंगी, उसमें हमें एक दूसरे का साथ निभाते हुए एक जैसा जीवन व्यतीत करना है। इससे इस एक केवल भिक्षाटन वाली व्यवस्था से भी हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के जो उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जो चीजें सहायक होती हैं वो उनमें आ जाती थी, और उससे उनके अंदर समाज के प्रति भी जो सद्भावना की भावना है और जो आदर सम्मान क्या की और प्रेम की एकता की जो भावना है उसका भी विकास होता था। इसके बाद हम आ जाते हैं वैदिक कालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम किस प्रकार का था। वैदिक शिक्षा पूर्णतया आध्यात्मिक व व्यवहारिक लक्ष्यों के प्रति समर्पित थी, अतः इसका पाठ्यक्रम अत्यंत व्यापक था। धर्म और आध्यात्म को बेस बनाते हुए उन्होंने इस बात का भी बहुत ध्यान रखा कि प्रैक्टिकली जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिकली उन लक्ष्यों को प्राप्त करें,
और वो अपने सामाजिक जीवन में जब लौटे तो उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए कि वो समाज में एक जो कहते हैं योग्य सिटीजन की तरह से उभरे। और उसका जो वो था, एक्सटेंशन था, जो स्कोप था, वो बहुत ही व्यापक था। मतलब उनको किसी एक फिक्स्ड ट्रैक पे नहीं भेजा जाता था कि नहीं उनको डॉक्टर ही बनना है या इंजीनियर ही बनना है, जिस तरह से आज हम लोग करते हैं। जबकि हम लोग अपने आप को बहुत ही ओपन माइंडेड और ओपन सिस्टम का एक हिस्सा मानते हैं, बट फिर भी तब ज़्यादा जो पाठ्यक्रम होता था उसका जो विस्तार होता था, जो उसको देखने का जो दृष्टिकोण होता था और जिस तरह से उस व्यवस्था को अपनाया जाता था, वो ज़्यादा व्यापक और ज़्यादा विस्तृत था। बालकों को वेद, उपनिषद, पुराण, नीति शास्त्र, इतिहास, गणित, भाषा, कला, विज्ञान, शिल्प, कृषि, पशुपालन, अर्थशास्त्र, योग, आयुर्वेद एवं सैन्य विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। मीन्स ये सारी जो सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स हैं, इसमें उन विद्यार्थियों को शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। और ये कोशिश होती थी कि वो हर सब्जेक्ट्स में अपने आप को निपुण बना सके। और अ, एक तरह से वहाँ पे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को भी ध्यान में रखा जाता था कि बेसिक शिक्षा, बेसिक कॉन्सेप्ट सबको दिया जाता था, बट जो स्टूडेंट जिस चीज में ज्यादा महारत हासिल करता था या जिस चीज में उसका टैलेंट और इंटरेस्ट ज्यादा होता था, उसमें उस विद्यार्थी को आगे बढ़ने की अ, आगे बढ़ने के लिए उसको प्रोत्साहन मिलता था, दिया जाता था उनके गुरु द्वारा। शिक्षण का माध्यम संस्कृत था। बेसिकली उस समय जो हमारी भाषा थी वो संस्कृत ज़्यादा डेवलप हुई थी। और वैदिक कालीन युग में कहा जाता है कि संस्कृत का जो यूज है वो ज़्यादा होता था शिक्षण क्रियाओं में। उसके बाद हम आते हैं शिक्षण विधि। अब जो शिक्षण विधि है उसमें हम टीचिंग मेथड्स की बात करते हैं कि टीचिंग मेथड्स किस प्रकार की होती थी वैदिक कालीन शिक्षा में। वैदिक कालीन शिक्षा की जो शिक्षण विधि थी वो ज्यादातर मौखिक थी। मतलब जो लिखित जो उनका कार्य था वो कम होता था। और जो जो भी गुरु शिष्य को मौखिक रूप से वर्बली जो शिक्षा देते थे, उसको जो उस समय के विद्यार्थी होते थे वो उसको ग्रहण करते थे, उसको सुनते। सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थे, समझते थे और उसको कंठस्थ करते थे। मीन्स उन लोगों को ज्यादा बुक मटेरियल, स्टडी मटेरियल ऐसे नहीं मिलता था और वो उन गुरु की बताई हुई बातों को सुनकर, समझकर और उसको याद करते थे। कि इस तरह से याद करते थे कि उनको कंठस्थ हो जाता था। मीन्स जैसे हम लोग कहते हैं अपने बच्चों को, बेटा बाय हार्ट लर्न करो। बाय हार्ट मीन्स जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जब हमारे गुरु हमें इतनी अच्छी तरह से उसको, उस बात को, उस कॉन्सेप्ट को समझा देंगे, तो बच्चों के दिमाग में वो चीज बैठ जाती है और उसको बाय हार्ट लर्न वो कर लेता है अपने आप। उसके अंदर वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की जो प्रक्रिया है वो हो जाती है और उसके लिए उसे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट अलग से नहीं करना पड़ता है। अब इसमें मैंने आप लोगों को फोटो दिखाई थी, इसमें पिक मैंने इंसर्ट किया है, बट वो एक थोड़ा सा टेक्स्ट के ऊपर आ गया है, पर उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ इतना लिखा है कि इस काल में जो शिक्षण विधि थी उसमें 3 मेन प्रक्रियाएं थी: श्रवण, मनन और निधिध्यासन। मीन्स वैदिक कालीन शिक्षा में एक तो हमने ये जाना कि शिक्षण विधि मुख्यतः मौखिक थी, जिसमें गुरु अपनी बात कहकर बच्चों को समझाते थे और छात्र उस उनकी कही हुई बातों को कंठस्थ करते थे। तो किस तरह से करते थे? अब जैसे हम लोग अपने टीचिंग मेथड्स में ब्लूम्स टेक्सोनॉमी आजकल पढ़ते हैं। आई होप आप लोगों ने टीचिंग मेथड्स में ये पढ़ा होगा या फिर आगे जाकर के पढ़ेंगे कि टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं। आज भी हम लोग अपने जब स्कूल में, कॉलेजेस में या ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं तो उसमें हम लोग कुछ टीचिंग मेथड्स को फॉलो करते हैं जो एक लेवल को बताता है कि किस तरह का के लेवल्स को हम
अचीव करते हैं ड्यूरिंग आवर टीचिंग। तो उसमें हम जब ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की, आज से मैं रिलेट करना चाहती हूँ थोड़ा सा कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की बात करते हैं, तो उसमें हम नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस और सिंथेसिस, इन 6 लेवल्स की बात करते हैं। तो जो हमारे वैदिक कालीन गुरु थे, उनकी जो शिक्षा व्यवस्था थी वो ज्यादा अलग नहीं थी। उसमें जब हम इन 3 शिक्षण विधियों को देखते हैं तो हम क्या देख रहे हैं? श्रवण, मनन और निधि ध्यासन। अब इसको समझना बहुत इजी है, ये सिंपली हमें वर्ड से ही समझ में आ जाएगा इसका मीनिंग। हम आगे देखते हैं कि श्रवण का मतलब क्या होता है। श्रवण माने सुनना। श्रवण का जो शाब्दिक अर्थ है वो है सुनना। तो इसमें क्या है, छात्र जो है, जो गुरु की कही हुई बातें हैं, जो वो पढ़ाते हैं, जो शिक्षा देते हैं, उसको वो क्या करते हैं? ध्यान पूर्वक सुनते हैं। तो ध्यान पूर्वक सुनने को ही उन्होंने फर्स्ट स्टेप बताया, जिसको हम कहते हैं श्रवण करना। उसके बाद सेकंड स्टेप पे आ जाता है मनन करना। मनन का अर्थ है चिंतन करना। मतलब कि जो बातें हमें हमारे गुरुओं ने बताई, हमें गुरुजनों ने हमें समझाई, और जिस चीज की शिक्षा दी, जो कॉन्सेप्ट दिया, उसको जब हम सुनने के बाद अपने मन में, मस्तिष्क में जब उसका चिंतन करते हैं, तो क्या होता है? वो चीजें हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल पे बढ़ जाती है। पहले उन्होंने हमें नॉलेज दिया, उसके बाद हमने जब उसको मनन किया, तो हमारा क्या हो गया? वो हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल तक पहुंच गया, और हमने उसको अच्छी तरह से अपने अंदर आत्मसात कर लिया। हम समझ गए कि हमारे गुरु हमें किस कॉन्सेप्ट को बता रहे थे, और हमें उसको किस तरह से समझना है और याद रखना है। ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। उसके बाद आ जाते हैं निधि ध्यासन। निधि ध्यासन का मतलब है एप्लीकेशन पॉइंट। मतलब कि जब मनन करने के उपरांत जो शिक्षा हमें गुरु ने दी है, उसको हम जब व्यवहार में ले आते हैं, मीन्स जब हमें गुरु ने 2+2=4 बता दिया, और हम उस कॉन्सेप्ट को समझ गए कि ये एडिशन का कॉन्सेप्ट है, और 2+2 के बाद 3+3 में 6 होता है, और 4+4 में 8 होता है, इस तरह से, या 2+1 में 3 होता है। जब हम उस एडिशन के कॉन्सेप्ट को उनसे सुनने के बाद, समझने के बाद, जब हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में सब्जी खरीदते हुए या बाहर शॉपिंग करते हुए जब हम उसको प्रैक्टिकली अपने व्यवहार में उतार लेते हैं, तो उसको उन्होंने नाम दिया निधि ध्यासन का, कि किस प्रकार से जो विद्यार्थी है वो उस नॉलेज को अपने प्रैक्टिकल जीवन में ले आया। तो ये सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल, कि उन्होंने 3 शिक्षण विधि में 3 लेवल्स बताए। सबसे पहला श्रवण, फिर मनन, और फिर निधि ध्यासन। इसके बाद हम आ जाते हैं जो उन्होंने अन्य शिक्षण विधियां अपनाई, जो प्रयोग में ली जाती थी। उसमें होता था व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद और शास्त्रार्थ प्रणाली। ये आप लोगों को सबको अंडरस्टूड होगा। व्याख्यान मीन्स लेक्चर विधि, जिसमें वो लेक्चर के थ्रू पढ़ाते थे। प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चन आंसर मेथड अपनाते थे। फिर वाद विवाद और शास्त्रार्थ। अब इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता था, जो आजकल हम लोग एलोक्यूशन करते हैं, डिबेट्स करते हैं, स्कूल में बच्चों का कराते हैं, और खुद भी कई बार पार्टिसिपेट करते हैं। तो उस समय इन विधियों का, इन मेथड्स का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता था। आगमन और निगमन एवं उदाहरण विधि से भी पढ़ाया जाता था, मीन्स इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स। इसका नाम अलग अलग हर युग में दिया जाता है, पर कहीं ना कहीं हमारे गुरु वो सब करते थे जो आज हम, जिसको आज भी हम फॉलो करते हैं। आज भी हम उन्हीं मेथड्स को अपनाते हुए अपने टीचिंग को अपने स्कूल्स में, अपने कॉलेजेस में करते हैं। आगमन विधि, निगमन विधि, ये दोनों विधियां बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको समझना। इसको मैं जल्दी से एक उदाहरण की तरह से अगर बताऊं, तो इंडक्टिव मेथड वो होता है जो स्पेसिफिक टू जनरल होता है। मीन्स स्पेसिफिक टू जनरल मतलब हम किसी क्वेश्चन में पहुंचते हैं, और उसके बाद हम उसको इंड्यूस करते हैं कि उसका जो फॉर्मूला है वो कैसे बनेगा। मीन्स स्पेसिफिक से लेकर के हम किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए
उसके किसी एक फिक्स फॉर्मूला को नहीं अपनाते हैं, बल्कि उस फॉर्मूला तक पहुंचते हैं। उस क्वेश्चन के माध्यम से, उस प्रॉब्लम के माध्यम से जब हम उस सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं तो उसको इंडक्टिव मेथड कहते हैं। जहां तक मुझे पता है, अभी अगर आप लोगों ने एक बार भी आगमन या निगमन विधि अगर अपने बुक्स में नहीं पढ़ी है या अपने स्कूल में नहीं पढ़ी है, तो मेरे इस एक लेक्चर से आपको क्लियर नहीं होगा। इसको आप लोग खुद से फाइंड आउट करके अपने बुक्स में जरूर पढ़िएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है और आप लोगों को सबको पता भी होना चाहिए। डिडक्टिव मेथड या निगमन विधि वो विधि है जिसमें हम फॉर्मूला से, जैसे हमें एक एग्जाम्पल आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि डिडक्टिव में मैथ्स को याद रखिएगा। जैसे मैथ्स में मान लीजिए फॉर्मूलाज दे दिए जाते हैं और उन फॉर्मूलाज को रखते हुए हम बच्चों को बताते हैं और खुद भी करते हैं कि उन फॉर्मूलाज को रखते हुए हम अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो उससे रिलेटेड होते हैं। हमें हम इसमें जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं। मींस हमें पता होता है कि जनरली किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से फॉर्मूला को अपनाना है, तो हम उस जनरल फॉर्मूला से अपने स्पेसिफिक क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और उसको हम निगमन विधि या फिर डिडक्टिव मेथड कहते हैं। इस तरह के मेथड्स को अपनाते हुए हमारे गुरुजन भी वैदिक कालीन शिक्षा में हमें शिक्षा देते थे। और उसके बाद है उदाहरण विधि, मीन्स विद एग्जाम्पल्स, जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इस तरह से वो लोग अपने शिक्षा को विद्यार्थियों तक देते थे। उसके बाद आ जाता है कक्षा में छात्र संख्या बढ़ जाने पर कक्षा मॉनिटर पद्धति या कक्षा नायकीय पद्धति का भी प्रयोग होता था। इसका मतलब क्या है? कक्षा मॉनिटर, जब उच्च कक्षा के छात्र निम्न कक्षा के छात्रों को पढ़ाते थे और गुरु का सहयोग करते थे। जिस तरह से हम लोग अपने स्कूल्स में भी क्या करते हैं, असिस्टेंट टीचर्स और फिर कुछ मॉनिटर्स को अपॉइंट करते हैं कि हम कि टीचर्स के ना रहने पर जो मेन टीचर है कैसे उस क्लास को हैंडल करे, तो उस समय भी ये इसको नायकी पद्धति या मॉनिटर पद्धति बोला जाता था। इसके बाद है गुरु शिष्य शिष्य के संबंध किस प्रकार के होते थे, तो उनका जो संबंध होता था वो पुत्रवत होता था। इसमें एक बहुत ही पॉपुलर श्लोक है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इस श्लोक के से भी हम समझ सकते हैं कि गुरु का उस समय बहुत ही ऊंचा स्थान था और गुरु को शिष्य का मानस पिता माना जाता था। वह शिष्य को ज्ञान देने के साथ साथ उसके चारित्रिक गुणों का सदैव ध्यान रखते थे। गुरु जो होते थे वो देवतुल्य होते थे, मतलब उनको देवताओं के समान समझा जाता था और शिष्य हमेशा गुरु से नीचे स्थान पर आसन पर बैठते थे और उनकी हर आज्ञा का पालन करते थे। शिष्य भी गुरु को अपना पिता मानकर उनका पुत्रवत सेवा करते थे और उनके हर आदेशों का पालन करते हुए ज्ञानार्जन करते थे। इसके आगे हम देखते हैं कुछ मुख्य बिंदु के, जैसे हमारे हम आजकल ग्रेजुएट होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, उसी तरह से उस समय भी अलग अलग डेजिग्नेशंस या डेस्टिनेशंस दिए जाते थे। जैसे एक वेद के ज्ञाता को स्नातक कहते थे, 2 वेद के ज्ञाता को वसु कहते थे, 3 वेद के ज्ञाता को रुद्र कहते थे और 4 वेदों के ज्ञाता को आदित्य कहते थे। ये आप लोगों को पॉइंट वाइज याद होना चाहिए, कभी भी एग्जाम्स में ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद वहाँ के अनुशासन व दंड को देखें तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था निष्पक्ष थी। गुरुजन सभी छात्रों के साथ एक समान व्यवहार करते थे। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि समानता, इक्वालिटी की बहुत ही उस समय इम्पोर्टेंस थी। उसके बाद गुरु स्वयं उच्च चरित्र का उदाहरण देते थे, मतलब कि गुरु वो उस चरित्र को स्वयं अपनाते थे जो वो चाहते थे कि उनके छात्रों के अंदर डेवलप हो, तो वो उसको स्वयं उस उन नियमों का उस चरित्र का पालन करते थे और एक रोल मॉडल की तरह अपने स्टूडेंट्स के सामने रहते थे। नियम तोड़ने पर प्रत्येक उद्दंड छात्र को सजा मिलती थी और दंड स्वरूप शारीरिक कम आध्यात्मिक ज्यादा मिलती थी। मींस उनको उनका ये उद्देश्य होता था कि जो उनके स्टूडेंट्स हैं गलती करने पर उसको रियलाइज करें और फिर उसका दंड स्वयं
भोग करके उसको अच्छी प्रकार से समझ जाए कि वो गलती उनसे दोबारा ना हो। तो वो उसमें उपवास भी कराते थे और इस तरह का दंड देते थे जिससे उनको शारीरिक कम और आध्यात्मिक या फिर भावनात्मक उनको ज्यादा महसूस फील हो अपनी गलतियों का। उसके बाद उनकी जो परीक्षा प्रणाली थी वो लिखित परीक्षा प्रणाली का प्रावधान नहीं था और गुरु अपने शिष्यों का मूल्यांकन व्यवहारिक तौर पर लेते थे। मीन्स जो मैंने आप लोगों को वाद विवाद और शास्त्रार्थ की जो बात बताई थी उस समय उसका बहुत ही ज्यादा प्रचलन था और जो गुरु होते थे वो लिखित परीक्षा नहीं लेते थे परंतु वो नया पाठ या आगे की उनको शिक्षा तभी देते थे जब वो ये जान जाते थे कि उनके जो विद्यार्थी है वो उस शिक्षा को अच्छी तरह से ग्रहण कर चुके हैं और वो आगे की शिक्षा को लेने के लिए तैयार हैं, तभी वो आगे की शिक्षा देते थे। और जो स्थानीय विद्वान होते थे उनके साथ अपने विद्यार्थियों का वो वाद विवाद प्रतियोगिताएं और शास्त्रार्थ कराते थे जिससे उनकी असली जो परीक्षा होती थी, सही परीक्षा होती थी कि उन्होंने विद्या अध्ययन अच्छे से किया है कि नहीं किया है। इसके बाद हम आ जाते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा की कुछ विशेषताएं थी। जैसे इस शिक्षा प्रणाली में बाल मनोविज्ञान का समावेश था, मैंने साइकोलॉजी की बात करी, वो इस बात का बहुत ध्यान रखते थे। गुरु का स्थान सर्वोपरि था। प्रत्येक बच्चे के लिए अनिवार्य था कि वो प्रत्येक सब्जेक्ट को पढ़े पर उसके साइकोलॉजिकल उसको भी ध्यान में रखा जाता था कि उसका इंटरेस्ट, इंक्लाइनेशन और उसका टैलेंट किस तरफ है। धार्मिकता, सत्य, ब्रह्म आदि विषयों का की इम्पोर्टेंस ज्यादा थी। उसके बाद है स्टेटस ऑफ वुमेन इन एजुकेशन किस तरह की है, तो ये मैंने आप लोगों को पिक्चर दिखाई है। इससे हमें पता चलता है कि विमेन, स्त्री शिक्षा को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया जाता था और हमारे सामने ऐसे बहुत से उदाहरण हैं उस समय के विमेन के सॉरी जो इस बात को एविडेंट करते हैं कि उस समय स्त्री शिक्षा को भी महत्व दिया जाता था जितना कि पुरुष वर्ग को शिक्षा के लिए इम्पोर्टेंस दी जाती थी। उसके आगे है स्त्री शिक्षा का प्रावधान। अब जैसे मैंने आपको बताया उदाहरण है गार्गी, लोपामुद्रा, अपाला व मैत्रेय, ऐसी हम